नमस्कार साथियों, योद्धा बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। क्लास 11th आपका कैसा भी गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप क्लास 12th में आकर सीरियस हो जाते हो तो थोड़ा थोड़ा करके आप क्लास 11th के बैकलॉग्स जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उनको रिवाइज भी कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। एटलीस्ट आप बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अभी भी मैंने आपको योद्धा बैच का जो फिजिक्स का पहला वीडियो था उसमें आपको बताया था कि अभी आपके पास पूरे 14 महीने हैं। आराम से इत्मीनान से आप पढ़िए। अगर आप एक एक लेक्चर को ध्यान से देख लेते हैं, आप बहुत आगे निकल जाओगे। ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना है, जो बोलना था मैंने योद्धा बैच के फिजिक्स वाला लेक्चर में बोल दिया है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। अपने टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहले पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को कवर किया जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं क्लास 12th में। सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, 5वां होता है सरफेस केमिस्ट्री। मैं यहाँ पर आपको सॉलिड स्टेट स्टार्ट करूँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड के बारे में क्लास 12th के केमिस्ट्री में पढ़ना है। लिक्विड के बारे में क्लास 12th के केमिस्ट्री में ही पढ़ना है। गैसेस स्टेट क्लास 11th के केमिस्ट्री में और क्लास 11th के फिजिक्स में भी था। केटीजी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जहाँ से भी आप पढ़िए, या तो आप फिजिक्स से पढ़ लीजिए, नहीं तो केमिस्ट्री से पढ़ लीजिए। आप जानते हैं कि सॉलिड उसको कहा जाता है जिसका शेप और साइज फिक्स होता है। सॉलिड 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। अब यहाँ पर कौन ऐसी बात हो गई कि सॉलिड को 2 भागों में बांटने का जरूरत पड़ा। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि पाव रोटी तो क्या कहिएगा, सॉलिड, लिक्विड की गैस, तो आपका जवाब होगा सॉलिड। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, सॉलिड उसको कहा जाता है जिसका शेप और साइज फिक्स होता है, डिफिनिट होता है। लेकिन पाव रोटी है, हल्का सा फोर्स दीजिएगा तो उसका शेप और साइज बिगड़ जाएगा, दब जाएगा, टूट जाएगा। स्पॉन्ज यानी कि रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लड्डू, फोम, केक। फोम को आप सॉलिड कहिएगा, थोड़ा सा फोर्स दीजिएगा उसका शेप और साइज बिगड़ जाएगा। इन्हीं सब बातों को नज़र रखते हुए सॉलिड को 2 भागों में बांटा गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के अबाउट हमेशा एसएचएम करते रहते हैं। यही खासियत होती है इसका। जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के अबाउट हमेशा एसएचएम करते रहते हैं, हमेशा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में ये बात नहीं होता है। आई होप आप क्लास 11th के फिजिक्स में एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ के आए होंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है, कुछ अंतर को देखते हैं। इसको प्योर सॉलिड कहा जाता है, एमॉर्फस को फेक सॉलिड कहा जाता है, इसको स्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है।
यानी कि फिक्स होता है, लेकिन एमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, यानी कि शार्प नहीं होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जिसको क्रिस्टल कहा जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, वही एमॉर्फस सॉलिड का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा अरेंजमेंट इरेगुलर। चौथा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमॉर्फस सॉलिड में, इसमें एक नेचर होता है। एमॉर्फस होता है आइसोट्रोपिक नेचर का, और क्रिस्टलाइन होता है एनआइसोट्रोपिक नेचर का, एनआइसोट्रोपिक नेचर का। अब फिर यहाँ पर बात उठता है कि आइसोट्रोपिक किसे कहा जाता है, एनआइसोट्रोपिक किसे कहा जाता है। जब किसी सॉलिड के अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, आई कैप में जाएंगे, जे कैप में जाएंगे, के कैप में जाएंगे, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप, अगर सभी डायरेक्शंस में उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, तब समझिए कि वो आइसोट्रोपिक है। अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर, जैसे कि आई कैप में गए और जे कैप में गए, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग मिल गया, तब उसको कहा जाता है एनाइसोट्रोपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनाइसोट्रोपिक नेचर होता है और एमॉर्फस सॉलिड में आइसोट्रोपिक नेचर होता है। एग्जाम्पल डायमंड, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है, CaCO3। सोडियम क्लोराइड एमॉर्फस का एग्जाम्पल याद रखिएगा, ग्लास। अक्सर हम लोगों के दरवाजे में या घर की खिड़कियों में कांच लगा हुआ होता है, ग्लास लगा हुआ होता है। तो एक बात आप गौर कीजिएगा, अगर आपके खिड़की में या कहीं पर भी कांच लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, तो कुछ समय के बाद, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद, उस कांच का नीचे वाला लेयर मोटा हो जाता है और ऊपर वाला लेयर पतला हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उसका नेचर होता है आइसोट्रोपिक। अब हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा कांच है ना, इसका शेप और साइज फिक्स नहीं रहा। अगर शेप और साइज हमेशा फिक्स है, समझिए कि पक्का प्योर क्रिस्टल होगा, पक्का प्योर सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। अगर थोड़ा सा चोट मारने पर, थोड़ा सा फोर्स लगाने पर अगर उसका शेप और साइज बदल जाता है, तब वो एमॉर्फस सॉलिड होगा, जिसको फेक सॉलिड कहते हैं, स्यूडो सॉलिड कहते हैं। तो हमारा जो कांच है, हमारा जो ग्लास है, वो स्यूडो सॉलिड का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर आप इसमें फोम लिखना चाहते हैं, फोम भी हो जाएगा। और भी तरह तरह के एग्जाम्पल्स आएंगे, उसमें इस बात को लगाकर प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कौन एमॉर्फस है, कौन क्रिस्टलाइन है, कि शेप और साइज कैसा है। थोड़ा सा फोर्स लगाने पर शेप और साइज बिगड़ जा रहा है, तो इसका मतलब वो एमॉर्फस होगा। तो इतने सारे अंतर होते हैं एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बीच। अब चलिए, हम लोग एमॉर्फस को तो यहीं पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे भी झूठे आदमी की चर्चा ज़्यादा देर तक नहीं होती है। एमॉर्फस सॉलिड है, यहाँ से इसका कहानी समाप्त हो गया। अब जो भी बात होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात होगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने भागों में बांटा गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। आयनिक सॉलिड या आयनिक क्रिस्टल,
दूसरा में है मोलिक्यूलर सॉलिड या मोलिक्यूलर क्रिस्टल। तीसरा है कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। फोर्थ एंड लास्ट दैट इज मेटालिक सॉलिड। जिनके बीच मेटालिक बॉन्ड होता है उनको मेटालिक सॉलिड कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑल मेटल्स एंड एलॉयज यानी मिश्र धातु। जितने भी प्रकार के मेटल्स है, जितने भी प्रकार के एलॉयज है, सब मेटालिक के अंदर आ जाएगा। बॉन्डिंग के आधार पर यहाँ पर बांटा गया है। जिनके बीच में मेटालिक बॉन्डिंग होता है उसको मेटालिक सॉलिड कहा जाता है। तो जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है उनको आयनिक सॉलिड कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड, CaCl2, AgBr, etc। जो मोलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, जो मोलिक्यूल होते हैं उनको मोलिक्यूलर कहा जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल तो ये भी है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बना है। इसमें मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। 3 प्रकार के होते हैं, आप लिख सकते हैं। इसमें मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनता है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्म्ड। पहला होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसका बॉन्ड पोलर होगा वो समझिए कि पोलर मोलिकुलर सॉलिड। जिसका बॉन्ड नॉन पोलर होगा समझिए कि नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा समझिए कि वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड है। पोलर का मतलब होता है कि इसमें डाइपोल मोमेंट का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नॉन पोलर का मतलब होता है इसमें डाइपोल मोमेंट का मान 0 होना चाहिए। पोलर का एग्जाम्पल HCl, H2O, आइस, etc। ऐसे HCl तो लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये सॉलिड नहीं होगा। आइस हो गया, ये सब पोलर है। नॉन पोलर जैसे I2, Cl2, Br2, ये सब नॉन पोलर है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसको हाइड्रोजन बॉन्डेड कहा जाता है। फोन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HF, H2O, अमोनिया, etc। जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिकुलर सॉलिड होगा। कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे SiO2, सिलिका कहा जाता है इसको, बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है सिलिका। एक और इसका नाम है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज के नाम से भी बड़ा ही फेमस है। कार्बन, डायमंड, etc। डायमंड एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट भी, कार्बन तो यहाँ पर लिख दिया गया है ग्रेफाइट। ऐसे कोवैलेंट या नेटवर्क जितने भी सॉलिड होते हैं ये सब सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, लेकिन डायमंड एक्सेप्शन है। डायमंड बहुत हार्ड होता है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, फिर भी ये कोवैलेंट के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब चलिए, हमने एमॉर्फस क्रिस्टल के बारे में समझ लिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग डालिए स्पेस लैटिस, या इसका एक और नाम है क्रिस्टल लैटिस। अब हम लोग स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस के बारे में समझेंगे। जैसे आपके डिफिनेशन बताया जाएगा वैसे ही डिफिनेशन अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। एकदम सरल बताया जाएगा, सीधा बताया जाएगा, आसान बताया जाएगा।
मुझसे जितना आसान हो सकता है उतना बताने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेशन लिखिएगा, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस। 3D स्पेस ध्यान में रखना है। द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। इसके अलावा तरह तरह के डिफिनेशन बनाए जा सकते हैं, बहुत प्रकार के डिफिनेशन बनाए जा सकते हैं। इतना याद रखिएगा, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का डिफिनेशन कुछ गलत नहीं होगा। देख लेते हैं कि इसका अरेंजमेंट कैसे होगा। एटम्स को आप 3D में अरेंज कीजिए। अरेंज करने के बाद जो आपका स्केलेटन या जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई देगा, समझिए कि वही है क्रिस्टल लैटिस या उसी को स्पेस लैटिस कहा जाएगा। स्पेस लैटिस का एक बार डायग्राम बना लेते हैं। स्पेस लैटिस में इस तरह के बहुत सारे क्यूब्स होंगे। बहुत सारे क्यूब्स होंगे क्योंकि ये केवल एक लेयर को बनाकर दिखाया गया है। इसके नीचे भी होगा, इसके ऊपर भी होगा। मैं तो आपको बोल ही दिया हूँ, अनंत होगा। इसकी संख्या के बारे में ही छोड़ दीजिए। तो इसी का नाम है स्पेस लैटिस। इसमें एटम्स या तो यहाँ होंगे या यहाँ होंगे या यहाँ पर हो जाएगा या इस पर हो जाएगा, देखा जाएगा। फिर अगर यहाँ पर होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा। तो इस अरेंजमेंट को यही कहा जाता है स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। अब स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा वाला पार्ट को यूनिट सेल कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। यूनिट सेल क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल के सबसे छोटा वाला हिस्सा को स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस के सबसे छोटा वाला हिस्सा को यूनिट सेल कहा जाएगा। पूरा का पूरा अरेंजमेंट 3D में किया गया है। 3D अरेंजमेंट है। 3D के बाद जहाँ पर आ जाता है तब वहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में डिस्कशन किया जाता है। दिस अरेंजमेंट इज नथिंग बट 3D अरेंजमेंट। 3D अरेंजमेंट में एटम्स को सजा दीजिए, स्पेस लैटिस कहलाएगा। उस स्पेस लैटिस का सबसे छोटा हिस्सा एक क्यूब होता है और उसी को कहा जाता है यूनिट सेल। अब चलिए यूनिट सेल के पैरामीटर्स को समझते हैं। यूनिट सेल में क्या क्या होता है। अब हेडिंग डालेंगे, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पहले एक यूनिट सेल का डायग्राम बना लीजिए। बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे इसमें, जैसे इसमें एज होता है, वर्टेक्स होता है, फेस होता है। वर्टेक्स को कॉर्नर भी कहा जाता है।
आप जानते हैं शुरू से कि एज मतलब किनारा होता है, किनारा। अगर एक क्यूब लिया जाए तो उस क्यूब में कुल किनारों की संख्या कितनी होगी। जैसे एक बुक है हमारे पास, अब इसमें देख लिया जाए ये क्यूब के जैसा ही है, क्यूब या क्यूबाइड के जैसा है, बस क्यूब हो चाहे क्यूबाइड हो, उसमें फेस, वर्टेक्स और एज सब बराबर ही होता है। अब देखा जाए तो इसमें इसको 1 2 3 4 5 6, फिर से देखिए 1 हो गया, फिर 2 3 4 5 6, तो इसमें नंबर ऑफ फेस हो जाएगा 6। अब इसमें वर्टेक्स का बात कर लिया जाए, जहाँ जहाँ पर कोना होगा ना, कोना, कॉर्नर, जहाँ जहाँ पर पॉइंट होगा, जहाँ पर दो लाइन्स आकर मिलती है उसको वर्टेक्स कहा जाता है। उसकी संख्या यहाँ पर वर्टेक्स हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर वर्टेक्स की संख्या हो जाएगी 8। यहाँ पर लिख दीजिए 8। एज का मतलब होता है किनारा, जितना लाइन होगा वही हमारा एज के बराबर होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें नंबर ऑफ एज हो जाएगा 12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक फॉर्मूला आता है जिसको कहा जाता है यूलर्स फार्मूला। अगर कोई क्रिस्टल प्योर होगा तो यूलर्स फार्मूला को जरूर फॉलो करेगा। यूलर्स फार्मूला का मतलब होता है F + V - E = 2। अगर कहीं पर F + V - E = 2 आता है तो जो हमारा स्पेस लैटिस होगा या उस स्पेस लैटिस से जो हम यूनिट सेल को निकालेंगे वो पक्का क्रिस्टल का एग्जाम्पल होगा। जैसे आइए क्यूब के लिए देखते हैं। F का मान है 6, V का मान है 8, E का मान है 12। 8 + 6 हो गया 14, 14 में से 12 घटेगा 2, तब ये यूलर्स फार्मूला को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये पक्का प्योर सॉलिड है, क्रिस्टल है। अब इसमें एक होता है एज लेंथ, इसके एज के लंबाई को एज लेंथ कहा जाता है, जिसको या तो ए से सूचित किया जाएगा, नहीं तो बी से, नहीं तो सी से। तो मान लेते हैं कि इसको ए कहा गया है, इसको बी कहा गया है, इसको सी कहा गया है। ए के जो सामने वाला एंगल होता है इसको कहते हैं अल्फा, इसके सामने वाला एंगल को कहते हैं, बी के सामने वाला एंगल को बीटा, और सी के सामने वाले एंगल को कहा जाता है गामा। तो यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा को इंटरफेशियल एंगल के नाम से जाना जाता है, इंटरफेशियल एंगल्स। अब इसमें फेस डायगोनल्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर एक क्यूब या क्यूबाइड है तो इसका फेस या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। तो एक यूनिट सेल में या एक क्यूब या एक क्यूबाइड में टोटल नंबर ऑफ फेस होता है 6। अगर आप यहाँ से एक फेस को उठा लीजिएगा ऊपर की तरफ तो खुद स्क्वायर की तरह होगा या खुद रेक्टेंगल की तरह होगा। जैसे आप देखिए इस किताब को, ये किताब क्यूब के जैसा है, क्यूबाइड के जैसा है। इसके एक फेस को उठा लिया गया तो ये वाला जो फेस है, इसका एक फेस, ये खुद एक स्क्वायर या रेक्टेंगल है। तो एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल में 2 डायगोनल होते हैं और एक यूनिट सेल के पास टोटल नंबर ऑफ फेसेस होता है 6, तो इसके पास फेस डायगोनल हो जाएगा 12। तो याद रखना है एक यूनिट सेल के पास 12 फेस डायगोनल होते हैं। अब बात कर लेते हैं फेस सेंटर की।
तो इसमें जितना फेस होगा उतना ही फेस सेंटर होगा। तो फेस है 6 तो फेस सेंटर भी हो जाएगा 6। अब बात कर लेते हैं बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल्स। अब बॉडी सेंटर जो होता है ना वो क्यूब के, जैसे कि जिस रूम में ये वीडियो बन रहा है या जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके ठीक बीच में सेंटर पर एक ऐसा स्पेस होगा जिसके चारों तरफ से अगर वर्टेक्स का डिस्टेंस लिया जाएगा तो वो बराबर होगा। अगर ABC बराबर है तो वहाँ से इसका फेस का भी डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, फेस सेंटर का भी डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। तो उस बीच वाले हिस्सा को, इस रूम के जो बीच वाला ठीक हिस्सा होगा उसको कहा जाएगा बॉडी सेंटर, और वहाँ से जो डायगोनल पास करेगा उसको कहा जाता है बॉडी डायगोनल्स। तो एक क्यूब में या एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स होता है 2। जैसे वहाँ पर एक कोना होगा और एक कोना वहाँ पर होगा, इसको अगर मिला देंगे और एक बार इसको मिला देंगे, आई थिंक 1 2 1 हो गया इसको और इसको। जैसे कि यहाँ पर अगर वीडियो शूट हो रहा है तो ये जो सामने वाला दीवार है इसके उस तरफ में भी एक कोना होगा और इसके इस तरफ में भी कोना होगा। तो इस कोने से अगर उस सामने वाले कोने को अगर मिला दिया जाए तो एक हो गया बॉडी डायगोनल, और इसको अगर वहाँ मिला दिया जाए तो 2 बॉडी डायगोनल हो जाएगा। और फिर मेरे सामने वाला जो दीवार होगा उसमें भी एक कोना उधर होगा और एक कोना इधर होगा, तो उसको अगर मिलाया जाए तो 3, अगर इसको मिलाया जाए तो 4, यानी कि टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं यूनिट सेल में। अब बात कर लेते हैं बॉडी सेंटर का। इसमें बॉडी सेंटर होता है 1। चलिए अब नॉइज आने लगा है, लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट।